हेलो फिजियो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आज बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। प्रीवियस लेक्चर में हम माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज देख चुके हैं। तो जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। जब माइक्रोब्स को यूज करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत बड़े बड़े वेसल्स बच्चों यूज किए जाते हैं, एंड दीज वेसल्स आर नोन एज फर्मेंटर्स। क्लियर है। तो इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं, जिन प्रोडक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आएगा फर्मेंटेड बेवरेजेस। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस की, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से। अब एक बार आप लोग बताइए मुझे, व्हाट इज फर्मेंटेशन। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो होता है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और लुईस पास्चर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि भैया, चाहे हम बियर की बात करें, चाहे हम बटर मिल्क की बात करें, ये कैसे हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, यीस्ट या यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स के। क्लियर है बच्चों। ये बात समझ में आ गई कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे बियर या बटर मिल्क जैसे प्रोडक्ट जो यीस्ट और उसके जैसे मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें अल्कोहलिक बेवरेजेस की, तो ये दो तरह के होते हैं बेटा, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। ठीक है। डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड में फर्क सिर्फ इतना ही है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है एक में, और एक में डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं होती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है। तो बियर, वाइन, ये कैसे हैं, नॉन डिस्टिल प्रोडक्ट्स हैं। बियर में अल्कोहलिक कंटेंट होता है 3 to 6%, जबकि वाइन में ये 9 to 12% तक हो सकता है। 9 to 12% हो सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारे डिस्टिल प्रोडक्ट्स हैं, डिस्टिल प्रोडक्ट्स जिनको हम हार्ड लिकर्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज हार्ड लिकर्स। और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, इसमें आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है जिन आ जाती है, आपकी रम आ जाती है, और ब्रांडी आ जाती है। अब इनमें भी अल्कोहलिक कंटेंट वेरी करता है। जिन में 40% अल्कोहल होता है, रम में भी 40% अल्कोहल होता है, जबकि ब्रांडी में ये 60 to 70% तक पहुंच जाता है। तो ये नॉन डिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड, हार्ड और सॉफ्ट लिकर्स की बात होगी। क्लियर है बच्चों। रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% अल्कोहल होता है और एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% होता है। इसके अलावा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पर कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। देयर आर सर्टेन बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। उन बाय प्रोडक्ट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे CO2 रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है। यीस्ट प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट जैसे एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह की सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसको ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं, को यूज करके माल्टेड सीरियल्स का फर्मेंटेशन करते हैं, फ्रूट जूसेस का फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। तो वाइन और बियर जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्टिल डिस्टिलेशन नहीं किया जाता, तो ये नॉन डिस्टिल्ड में आ जाते हैं। जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, दे आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो ये डिस्टिल्ड बेवरेजेस में आते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई समस्या। सेकंड टाइप में जाने से पहले आपको इसकी ओवरऑल रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। कि जो ग्लूकोज है उसका क्या हो गया, अनारोबिक ब्रेकडाउन हो गया, अनारोबिक ब्रेकडाउन। तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज्ड। तो बाय प्रोडक्ट की हमने बात करी थी, तो बाय प्रोडक्ट यही होता है इसमें। क्लियर है बच्चों। बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड यूज आ जाता है एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब अगेंस्ट, सॉरी अगेंस्ट, एंड बायोटिक का मतलब लाइफ। तो अगेंस्ट लाइफ ऑफ
हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। सो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, जो किल कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैथोजन। पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। तो प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी जैसे डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स वाइडली यूज की जाती हैं। अब बात ये आ जाती है बच्चों, who coined the term antibiotic? Antibiotics term was coined by वॉक्समैन। वॉक्समैन ने सबसे पहले वर्ड यूज किया, ठीक है। और पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सिंपल वर्ड्स में आप फ्लेमिंग भी याद रख सकते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी। किससे बनाई थी? अब पेनिसिलिन भी दो टाइप का होता है। पेनिसिलिन नोटेटम से बनाई थी। पेनिसिलिन नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले, अलग लगाएगा बेटा, सबसे पहले पेनिसिलिन बनाई, ठीक है। लेकिन इसको व्हाट यू से केमिकली या कमर्शियली यूज किया तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी। फ्लेमिंग के साथ कौन आ गया? दो साइंटिस्ट और आ गए, चेन एंड फ्लोरी भी आ गए। चेन एंड फ्लोरी ने मेनली इसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया था या कमर्शियल प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया, एंड तो गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट। क्लियर? अब आप क्या बता सकते हैं कि दूसरी जो वैरायटी है आजकल जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है वो कौन सी होती है? पेनिसिलियम की दूसरी वैरायटी भाई नोटेटम तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यूज किया, एंटीबायोटिक वर्ड यूज कर दिया वॉक्समैन ने, चेन और फ्लोरी ने उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ उसमें कौन सा पेनिसिलिन यूज किया गया था? आपको ये बताना है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या फर्क है दोनों में? नाम से भी आपको आइडिया आ जाएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसे एंटीबायोटिक जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किल कर सकती है लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन, इफेक्टिव अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन्स, मैनी पैथोजन्स। वो स्पेसिफिक नहीं है कि भाई इसी को खत्म करेगी, ठीक है ना। ऐसे पैथोजन तो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक है। और ये टारगेटेड है, स्पेसिफिक है, इफेक्टिव अगेंस्ट, इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन टाइप ऑफ पैथोजन। तो एक टाइप के पैथोजन के लिए इफेक्टिव होगी तो स्पेसिफिक, और बहुत सारों के लिए होगी तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये दो टाइप की एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है। अब व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एंटीबायोटिक? किस एंटीबायोटिक को हम गुड एंटीबायोटिक कह सकते हैं? नो साइड इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट ना हो, स्पेशली टू अदर ऑर्गेनिजम्स और इवन होस्ट ऑर्गेनिज्म। नो साइड इफेक्ट, हार्मलेस टू अदर ऑर्गेनिजम्स, नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्विक मोड ऑफ एक्शन, क्विक एक्शन, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होनी चाहिए। तो अगर ये फीचर्स हैं एक एंटीबायोटिक में कि क्विक एक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, साइड इफेक्ट नहीं है, हार्मलेस है टू अदर ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम एक अच्छी एंटीबायोटिक कह देते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, ठीक है ना। वायरस वायरसेस के अगेंस्ट बहुत कम इफेक्ट शो करते हैं, और कुछ टाइम के बाद रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग एंटीबायोटिक। उसके बाद इसको अगर हम समराइज करें तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम पे काम किया, ठीक है, कि जो स्टेफाइलोकोकस है वो ग्रो नहीं करता मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम पे कल्चर प्लेट्स में, तो वहां से उन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया। था फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद ये दोनों साइंटिस्ट आ गए, चेन एंड फ्लोरी, ठीक है। और इन तीनों को मिला के फिर नोबेल प्राइज मिला 1945 का।
तो ये ओवरऑल समरी है, ठीक है। ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फ्लेमिंग ने, और ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट जिसको स्ट्रीक कल्चर भी कहा जाता है। अब मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी पेनिसिलिन की वैरायटी यूज की जाती है। क्राइसोथैंथम यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, केमिकल्स। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, केमिकल्स भी हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं, एंजाइम्स हैं, बायोएक्टिव एजेंट्स भी हैं, तो एक एक करके हम सबके बात करेंगे। तो केमिकल्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स की, व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स? कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ से मिलते हैं? सबसे कॉमन, सबसे वाइडली यूज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ से प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, सॉरी, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लूकोज, ये इथेनॉल हो गया, C2H5OH, इथेनॉल हो गया। अब इथेनॉल पे से जब ऑक्सीजन पास की जाती है, अब यहाँ पे माइक्रोब कौन सा होता है? यहाँ पे माइक्रोब बच्चों होता है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर, ये याद रखना। एसिटोबैक्टर हेल्प करता है इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने में। दिस इज एसिटिक एसिड, CH3COH। क्लियर? अब जैसे ही 10 to 13% एसिटिक एसिड बन जाता है, इस लिक्विड को फिल्टर कर लिया जाता है और वो यूज किया जाता है फॉर राइपनिंग ऑफ विनेगर। तो टाइप एंड क्वालिटी ऑफ विनेगर डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके अलावा सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड भी ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये एक लिस्ट है। एस्परजिलस नाइजर से, जो कि एक फंगस है, सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होगा। एसिटोबैक्टर एसिटी से, बैक्टीरिया से एसिटिक एसिड होगा। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटाइलिक एसिड मिल जाएगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी फंगस से इथेनॉल मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। क्लियर हो गई बात बच्चों? यहां तक कोई समस्या? उसके बाद आ जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीनियस सब्सटेंसेस having biological origin and they catalyze a chemical reaction। कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीनियस नेचर में होते हैं, बायोलॉजिकल ओरिजिन है एंड एक्ट्स एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कि ऐसा सब्सटेंस which increases rate of a chemical reaction without undergoing any chemical change। कि खुद में कोई चेंज नहीं आता उसमें, लेकिन केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। क्लियर है बच्चों? तो एंजाइम्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। लाइपेज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में उसको यूज किया जाता है एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंडिडा लाइपोलाइटिका। पैक्टिनेज प्रोटीजेज प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम्स हैं, जो क्लियरिंग ऑफ पैक्ड जूसेस होते हैं, एस्परजिलस नाइजर से मिलता है। अब यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो हम घर में जूस निकालते हैं वो इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जो बोटल जूस होता है, पैक्ड जूस जो आता है, वहाँ वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि वहां पे बच्चों ये एंजाइम्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, प्रोटीजेस, एक्टिनेसेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एक्ट्स एज क्लोट बस्टर, स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस ध्यान रखना आपको। तो अभी तक हमने क्या बात करी? हमने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करी, एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद अल्कोहल की हमने बात कर ली, जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लोज बस्टर की तरह यूज किया जाता है टू रिमूव क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट, जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। लाइपेज को डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है, तो जो ऑयली स्टेन्स, जो दाग पड़ जाते हैं, ऑयली स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे क्लोथ्स पे, उनको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बताने वाला हूँ। बायोएक्टिव एजेंट्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, साइक्लोस्पोरिन ए, सोर्स दोनों के याद रखने हैं, फंक्शन दोनों का याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंगस है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से क्या मिलता है? साइक्लोस्पोरिन ए। एंड
इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिससे ऑर्गन फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन्स, मोनास्कस परप्यूरस, यीस्ट से मिलता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। दे आर इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है, ये क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है। एंजाइम से पढ़ा है ना हमने 11th क्लास में, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल रिडक्टेज के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस रुक जाती है। क्लियर है बच्चों? तो हमने यही तो कहा था कि किस किस की बात करेंगे, हम किस किस की बात करेंगे, हमने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर ली, हमने एंजाइम्स की बात करी, और हमने बायोएक्टिव एजेंट्स डिस्कस कर लिए। क्लियर? तो साइक्लोस्पोरिन है, ये तीन हमने पहले देख लिए थे, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन है बायोएक्टिव एजेंट या मॉलिक्यूल, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम इसको प्रोड्यूस करता है, फंगस है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह एक्ट करता है। स्टैटिन्स, मोनास्कस परप्यूरियस, यीस्ट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मैंने बताया ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है कि इसके साथ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे यूजेस हैं, ये सारे के सारे यूजेस हैं माइक्रोब्स के इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है, तो आप हमेशा की तरह अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे आएंगे। आपका स्टडी डेस्टिनेशन आपको पता है क्या है, बायोनीति आरआरजी, बायोनीति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में आपको आना है, फटाफट अपना डाउट पूछ लेना है, ठीक है, फटाफट अपना डाउट पूछना है। और अगर आप है चैनल पर नए, तो क्या करना है, आपको फटाफट सब्सक्राइब भी तो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि अल्टीमेट टारगेट क्या होता है बच्चों का, अल्टीमेट टारगेट क्या है हमारी, हम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, सारे की सारी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, बताओ। हमारी पूरी पढ़ाई का मेन पर्पज क्या है, अचीव गुड मार्क्स, टू अचीव गुड रैंक्स, ये रह गया था। तो जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो आपके चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे, साइंस इजी हो जाएगी आपके लिए बच्चों, चाहे वो नीट एग्जाम है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो ये ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अच्छा, आप सेशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कहाँ से, चलिए आपके लिए ये भी डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून।